आसाम डूब रहा है। हर साल मानसून आते ही हम न्यूज चैनल पर एक ही स्टोरी रिपीटेड देखते हैं, आसाम फ्लड्स। लाखों लोग बेघर हो रहे, क्रॉप्स तबाह हो रहे और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है लोगों को बचाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सेम स्टोरी हर साल रिपीट क्यों होती है? इस ईयर भी 10 लाख से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं और 60 से ज्यादा लोग की जान चली गई। चराइडियो, शिवा सागर, धेमाजी जैसे डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह पानी में डूब रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आसाम फ्लड सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर है या ये एक मैन मेड पॉलिसी फेलियर है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में कि आसाम में फ्लड बार बार क्यों आती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ज्योग्राफी को। आसाम का 40% लैंड एरिया फ्लड प्लेन्स के अंदर आता है। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से निकलकर जब अरुणाचल प्रदेश के रास्ते आसाम के प्लेन्स में एंटर करती है तो इसका फ्लो बहुत फास्ट होता है, लेकिन जैसे ही ये आसाम पहुंचती है स्लोप एकदम फ्लैट हो जाता है। इस वजह से रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है और पानी आसपास के इलाकों में फैलने लगता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र दुनिया की उन रिवरों में से एक है जो सबसे ज्यादा सेडिमेंट कैरी करती है, यानी अपने साथ मिट्टी और रेत सबसे ज्यादा बाहर कर लाती है। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सिल्ट रिवर बेड पर जमा हो जाता है। जब रिवर बेड सैलो हो जाती है तो रिवर की पानी कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा रेनफॉल होते ही पानी बाहर निकल आता है। लेकिन दोस्तों, ज्योग्राफी और रेनफॉल को ब्लेम कर देना गलत बात होगी। रियल स्टोरी तो तब शुरू होती है जब हम ह्यूमन फैक्टर की तरफ नजर डालते हैं। एक्सट्रीम रेनफॉल एंड क्लाइमेट चेंज। मॉनसून सीजन में आसाम के चराइडियो डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेनफॉल पैटर्न अनप्रिडिक्टेबली चेंज हो चुका है। शॉर्ट टाइम पीरियड में हैवी प्रेसिपिटेशन होती है। दूसरा, द इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैप। आसाम गवर्नमेंट ने फ्लड प्रिवेंशन के लिए 1950 से अब तक लगभग 450 प्लस एम्बैटमेंट्स बनाए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि 50% से ज्यादा एम्बैटमेंट्स अभी लाइफ स्पैन पूरी कर चुके हैं। जब ये पुराने एम्बैटमेंट्स हैवी प्रेशर में बर्स्ट होते हैं तो अचानक से फ्लड आते हैं जो नेचुरल फ्लडिंग से कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तीसरा है डिफोरेस्टेशन एंड इरोशन। अपस्ट्रीम रीजन और हिल्स पर हैवी डिफोरेस्टेशन होने की वजह से सोइल रिटेंशन खत्म हो रही है। लैंडस्लाइड की वजह से मिट्टी सीधे रिवर में गिरती है जिससे सिल्टेशन और बढ़ जाता है। इस डिजास्टर से आसाम के लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? पहला तो है डिस्प्लेसमेंट। हर साल लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड लोग टेम्पररी शेल्टर्स, होम्स और रोड साइड बैम्बू प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक लॉस। थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्मॉल फार्मर कर्जे के अंदर दब जाते हैं। और तीसरा है वाइल्ड लाइफ थ्रेट। काजीरंगा नेशनल पार्क हर साल डूबता है जिससे राइनोज और बाकी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को हाई एल्टीट्यूड एरिया पर जाना पड़ता है जहां उनका ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें आसाम को ऐसे डूबने देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम नीदरलैंड्स और बाकी यूरोपियन कंट्री से सीख सकते हैं। सिर्फ रिवर को बांध कर टाइट करने के बजाय हमें रिवर बेसिन को जगह देनी होगी जहां फ्लड वाटर नेचुरली रिलीज हो सके। चाइना और इंडिया के बीच ब्रह्मपुत्र रिवर का रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल डाटा डायनेमिक लेवल पर शेयर होनी चाहिए ताकि सडन डैम रिलीज डिजास्टर को रोका जा सके। दोस्तों, ये एक ऐसा इश्यू है जो हम हर साल मानसून के टाइम में न्यूज में देखते हैं। कई लोगों की जान चली गई, कई लोग बेघर हो गए और कई लोग के क्रॉप खराब हो गए। आपका क्या कहना है? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में दें। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।